हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीना नंदल आज आपके लिए हमारी दुनिया का पार्ट 3 का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। काफ़ी डिटेल में मैंने इस पार्ट को आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। तो आज मैं इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर दूंगी और आज हम पढ़ेंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में और उससे आगे की बात भी करेंगे, ग्लोब नक्शे के बारे में, और इसका अभ्यास भी आज मैं पूरा आपको करा दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आपने अगर इसके 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और पार्ट 1 और 2 भी मैंने अपनी इसी चैनल पर डाल रखा है, तो वो भी आप ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखे हैं। तो चलिए पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध क्या है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है। मैंने बता दिया था कि ये जो हमने ऑरेंज लिया था कल की 2 वीडियोस में मैं ये डाल चुकी हूँ, तो इस पर ये एक काल्पनिक रेखा है। ये ऑरेंज हमारा पृथ्वी के समान हमने माना है इसको, और ये इसके चारों तरफ एक रेखा मैंने खींच दी है। ये एक्चुअल में नहीं खींची हुई है पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी को बांटने के लिए हमने एक अपनी मर्जी से इसको काल्पनिक रेखा लगा दिया है ताकि हमें पृथ्वी को 2 भागों में बांटने में आसानी हो। ये जो हमारी रेखा है इसे भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। इस रेखा से ऊपर की तरफ ये जो हमारा पॉइंट था इसे मैंने बताया था कल की वीडियो में, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये जो हमारी रेखा है काल्पनिक रेखा विषुवत वृत्त जो हमारा है भूमध्य रेखा मीन्स इसके और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो हिस्सा है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तर की तरफ वाला उत्तरी गोलार्ध, और ऐसे ही विषुवत वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो बीच का सारा हिस्सा आता है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इनके बीच का हिस्सा ये है हमारी रेखा विषुवत वृत्त मीन्स भूमध्य रेखा। इसके बीच का जो हिस्सा है उत्तर की तरफ उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की तरफ जो हिस्सा है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के आधे भाग को, ये जो पृथ्वी का आधा भाग है ना, इसको कहते हैं गोलार्ध। अगर आपको समझ ना आया हो कि गोलार्ध क्या है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पृथ्वी का जो आधा भाग है उसको कहते हैं गोलार्ध। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन और दूसरे भाग में रात होती है। अब मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ कि जो हमने बात की थी अंडाकार घूमने की, वो दिखाती हूँ कि पृथ्वी घूमती कैसे है। ये देखिए, ये बीच में है सूरज और ये पृथ्वी हमारी ऐसे घूम के इस तरह से वापस आती है अपनी जगह पे, इस तरह से घूमती रहती है ये। तो जो हिस्सा पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है, मैंने अपनी परसों वाली वीडियो में आपको करके दिखाया है फ़ोन की लाइट से। तो जो हिस्सा सूरज के सामने आएगा वहाँ पर तो दिन हो जाएगा ऑटोमेटिकली है। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि सूरज के सामने आएंगे तो दिन हो जाएगा और सूरज से दूर चले जाएंगे तो वहाँ पर हो जाएगी रात। पृथ्वी अंडाकार पथ पर पश्चिम से पूर्व सूर्य के चारों ओर घूमती है। पश्चिम से शुरू होती है घूमना और पूर्व की तरफ घूमती है और सूरज के चारों तरफ अपनी धुरी पर घूमती हुई चक्कर लगाती है। 6 अप्रैल 1909 को संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के कमांडर रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ये आपको याद रखना है, मेधावी में ये आ सकता है। दिसंबर 1911 में नॉर्वे के राल्ड एम्स्टन का दल पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। ग्लोब, पृथ्वी के बारे में जानने के लिए ग्लोब बहुत काम आता है। वास्तव में ग्लोब भी पृथ्वी का एक प्रतिरूप है जिसमें पृथ्वी के एक एक अंश को बराबर नापकर छोटा दिखाया गया है। ग्लोब क्या है? ग्लोब शब्द लैटिन भाषा के शब्द ग्लोबस से लिया गया है जिसका अर्थ है गोल। ग्लोब का मतलब गोल। सबसे पहला ग्लोब 500 साल पूर्व बना था। उसमें उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप नहीं दिखाए गए थे। इन महाद्वीपों की खोज लगभग उसी समय इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा हुई थी। कोलंबस असल में भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग खोजने निकला था। कोलंबस ने सोचा कि यदि वह पश्चिम की ओर चला तो पूर्व में स्थित भारत
पहुंच जाएगा। उस समय उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीपों के बारे में किसी को पता नहीं था। जब कोलंबस अटलांटिक महासागर पार करके कुछ द्वीपों पर पहुंचा तो उसने सोचा कि वह भारत पहुंच गया था। तभी से उन द्वीपों का नाम इंडीज पड़ा, जिन्हें हम आज वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। इंडीज मतलब इंडिया से रिलेटेड, यानी कि भारत को इंडिया भी कहते हैं ना, इसलिए उसने उन महाद्वीपों का नाम रख दिया इंडीज। तो अब वो जगह वेस्ट इंडीज के नाम से जानी जाती। कुछ साल बाद ही पुर्तगाली फर्डिनेंड मैगलिन के जहाज ने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस जहाजी यात्रा में 3 साल लगे। मानचित्र। हम ग्लोब को किताबों में कैसे रखें? कागज पर पृथ्वी का चित्र बनाने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का चित्र है। आपको याद होगा कि सानिया ने पृथ्वी का वर्णन एक संतरे के रूप में कैसे किया। एक संतरा ले, उसके छिलके को सावधानी से निकाल ले और एक मेज पर चपटे छिलकों को रखे। यह ठीक वैसे ही दिखाई देगा जैसे पृथ्वी का नक्शा। ये जैसे हमारा संतरा है, इसको अगर हम छिलके को छीलेंगे तो ये छोटा छोटा छिलका उतरेगा, पूरा एकदम से गोल नहीं उतरेगा। और छोटे छोटे छिलके को अगर हम टेबल पर रखेंगे तो ये सपाट आएगा, सीधा सीधा रखा जाएगा, मतलब इसकी गोलाई खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही हम अपना नक्शा बनाते हैं। ग्लोब के चारों ओर छपाई पेपर या ट्रेसिंग पेपर लपेटे। ग्लोब अगर आपके पास है तो उस पर एक प्लेन पेपर चारों तरफ लपेट लें या ट्रेसिंग पेपर लपेट लें और फिर महाद्वीपों को रेखा चित्र खींचे और उस कागज को सपाट रखे। ग्लोब ने मानचित्र का रूप ले लिया है। ग्लोब पर एक कागज चिपका लें और पेंसिल से जो अंदर के आपको लाइंस दिख रही होंगी महाद्वीप महासागरों की, उन लाइंस पर ही ड्रॉ करते चले जाइए। तो जब आप ग्लोब से हटाकर उस पेपर को खोलेंगे तो वो मानचित्र संसार का बन चुका होगा। ग्लोब की तरह मानचित्र पर भी पृथ्वी के एक एक अंश को नापकर छोटा दिखाया जाता है। मानचित्र में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में कम करके दिखाया जाता है। इसलिए मानचित्र में दिखाई गई 1 सेंटीमीटर की दूरी 1000 किलोमीटर दिखा सकती है। तो मतलब हम मानचित्र के माध्यम से किसी भी चीज़ को, किसी भी बड़ी चीज़ को छोटा करके एग्जैक्ट रूप में दिखा सकते हैं। ग्लोब तथा मानचित्र के बीच तुलना, मतलब ग्लोब और मानचित्र में क्या फ़र्क है वो बताएंगे। एक मानचित्र में छोटे से क्षेत्र को विस्तार से दिखाया जा सकता है, चाहे वह एक मोहल्ला, नगर या देश हो। इसमें विश्व का कोई भी भाग दिखाया जा सकता है। ग्लोब में पूरी पृथ्वी को दिखाया जा सकता है। मैप में क्या है, शहर दिखा सकते हैं, देश दिखा सकते हैं, कोई भी मोहल्ला दिखा सकते हैं, लेकिन ग्लोब में हम पूरी पृथ्वी को एक ही बार में दिखा सकते हैं। यानी कि मानचित्र में हम पृथ्वी के किसी छोटे हिस्से को दिखा सकते हैं और ग्लोब में पूरी पृथ्वी को एक साथ दिखा सकते हैं। इसमें संसार के छोटे छोटे क्षेत्रों का विस्तार से अध्ययन नहीं किया जा सकता। नक्शे की तुलना में ग्लोब सही अनुपात में पृथ्वी का प्रतिरूप है। जैसे पृथ्वी का बीच वाला भाग ऊपर और नीचे वाले भागों से चौड़ा होता है, ठीक वैसे ही ग्लोब में भी है। मतलब ग्लोब बिल्कुल लगभग 99% पृथ्वी का एग्जैक्ट प्रतिरूप है। अब हमारा ये पाठ हो चुका है ख़त्म और अब हम आ चुके हैं इसके अभ्यास पर, इसके प्रश्न उत्तर पर। तो प्रश्न उत्तर मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको लिखने में, करने में आसानी हो। पहला प्रश्न है हमारा, ग्लोब किसे कहते हैं, इसका चित्र भी बनाइए। अभी मैंने बताया है ग्लोब क्या है और चित्र भी आप बना सकते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपर व नीचे स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? ऊपर वाले बिंदु को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले बिंदु को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 24 घंटे का। अपनी धुरी पर जब चक्कर लगाएगी तो 24 घंटे में, और सूरज के चक्कर लगाने में उसे लगते हैं 365 दिन। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम अलग क्यों है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। जो हिस्सा सूर्य के सामने आएगा वो गर्म होगा और ऑब्वियस सी बात है कि जो हिस्सा सूरज से जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा ठंडा होगा, इसलिए वो दोनों अलग अलग हैं उनके मौसम। पृथ्वी पर दिन और रात कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमते हुए सूरज के सामने आ जाती है तो उस हिस्से पर हो जाता है दिन
और जो हिस्सा दूसरी तरफ होता है वहाँ होती है रात। ग्लोब और मानचित्र की तुलना कीजिए, वह एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो वो भी मैंने अभी अभी बताया है कि ग्लोब जो है पृथ्वी का लगभग 99% प्रतिरूप है, लेकिन मानचित्र जो है वो पृथ्वी को पूरा एक बार में नहीं दिखा सकता, वो सिर्फ पृथ्वी के कुछ हिस्से को ही एक बार में सही से दिखा पाता है। मानचित्र बनाने के लिए अनुपात क्यों ज़रूरी है? ताकि हमें उस चीज़ का एग्जैक्ट पता चल जाए कि कितनी लंबी चौड़ी वो चीज़ है, क्योंकि हम मानचित्र में 1000 किलोमीटर को हम 1 मीटर या सेंटीमीटर में अपने हिसाब से माप सकते हैं या उसको उसके समान मान सकते हैं। सही गलत बताना है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा 1 वर्ष लगाता है। तो ये सही है कि गलत है? ये सही है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण हमें ऋतुओं का अनुभव होता है। ये भी सही है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भी बिल्कुल ठीक है। 6 अप्रैल 1999 को अमेरिका की नौसेना के कमांडर रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले द्वितीय व्यक्ति थे। ये गलत है, वो पहले व्यक्ति थे। अब है तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थान। पृथ्वी डैश से डैश दिशा में घूमती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर डैश घंटों में एक पूरा चक्कर लगाती है। 24 घंटे में पृथ्वी अपना चक्कर पूरा कर लेती है। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इससे डैश बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। इससे सूरज की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी डैश दिन लेती है। 365 1/4 दिन लेती है, यानी कि लगभग 6 घंटे। तो बच्चों आज हमारा ये पार्ट 3 हो गया है ख़त्म। 3 वीडियोस में मैंने इसको कंप्लीट किया है। तीनों के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चैप्टर आपको समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएस सभी की वीडियोस कंटिन्यू इस चैनल पर डाल रही हूँ। डेली एक सब्जेक्ट की वीडियो आती है, तो आप चैनल से जुड़े रहना और पूरा फ़ायदा उठाना। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से किसी और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।